हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दर्पण को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको दर्पण के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में दर्पण क्या होता है, इसके यूजेज क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और दर्पण जो आपका टॉपिक है भौतिक विज्ञान में, इसकी उपयोगिता कितनी है। अब उपयोगिता की अगर बात करें तो ये समझ लीजिए कि कक्षा 10 के बाद आप जब कक्षा 12 में जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपका ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में, या आप यूँ कहें कि आपके सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है मिरर का, दर्पण का, सॉरी, ठीक। तो आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका क्या है, बहुत यूज है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका दर्पण चैप्टर। जैसे आपको इसके पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश का परावर्तन वगैरह के बारे में। अब इसी में आपका जो दर्पण है, दर्पण को समझने से पहले, ये जो आपका दर्पण टॉपिक है, इसको समझने से पहले एक टॉपिक, छोटी सी चीज़ है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आपको माध्यम बताया गया होगा, तो माध्यम बताने का जो तरीका था आपको बताने का, उसमें बताया गया होगा कि प्रकाश किरण जो होती है, जिस भी पदार्थ को या जिस वस्तु को पार करके चली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी और दूसरे तरीके से अगर हम लोग समझे, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा वस्तु है जिसको लेते हैं और ऐसे अपने सामने रखे, अगर आर पार की वस्तु बराबर दिखाई देती है तो हम उस वस्तु को कहते हैं कि ये पारदर्शी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पारदर्शी माध्यम है, ठीक। इसी का उल्टा अगर हम लोग सोचें कि हमारे पास ऐसा कोई वस्तु है जिस पे लाइट जाती है, उसको पार करके नहीं जा पाती, या फिर हम कहें कि पार करके नहीं जा पाती, अर्थात हम वस्तु को ऐसे देखते हैं तो वस्तु जब रख देते हैं तो उसके पीछे वाली वस्तु हमको दिखाई नहीं देती, यानी वस्तु के आर पार की चीज़ें अगर दिखाई नहीं देती हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो वस्तु कौन सा है। उस वस्तु का नाम दे दिया जाता है अपारदर्शी, या फिर कहें कि वो कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें और भी होती हैं, ऐसी चीज़ें और भी होती हैं जिसमें से हम देखते हैं कि वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं और थोड़ी नहीं दिखाई, या कहें धुंधली दिखाई देती है। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि धुंधली दिखाई देती है, ठीक। जैसे आप कांच है, आपके पास बहुत बढ़िया सा कांच है, वो पारदर्शी है, उसको आप कहीं ले जाके रगड़ दीजिए, वो खुरदरा बन जाए, फिर आप देखेंगे तो उस पार वाली वस्तु दिखाई तो देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे आपके पास कोई पेपर है, उसको आप किसी ऑयल में डुबो के निकाल लीजिए, फिर आप देखेंगे उस पार दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बात क्लियर। तो ये होता है आपका माध्यम जो होता है, यानी वस्तुएं जो होती है, हम प्रकाश के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से उसको बांट सकते हैं। जैसे एक पारदर्शी माध्यम, हमने पारदर्शी माध्यम में क्या बोला कि जिस वस्तु में आर पार दिखाई देता है, या फिर जिसमें प्रकाश किरणें आती हैं और उसको पार करके चली जाती हैं, वो वस्तु हमारी होती है पारदर्शी, या फिर पारदर्शी माध्यम कहते हैं उसको। जिसमें वो पार करके नहीं जाती, या हम कहें कि जिस वस्तु से हम आर पार नहीं देख पाते हैं, वो होता है हमारा अपारदर्शी। जिसमें कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शी। तीनों का नाम नोट कर लेते हैं। फिलहाल अभी इसको जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा और तरीके से, अच्छे तरीके से बताया जाएगा इसको। तो यहाँ बस इतना जानिए कि पारदर्शी माध्यम जो होता है हमारा, ये आपका पारदर्शी माध्यम हुआ, और ये क्या हो गया आपका, अपारदर्शी हुआ, और ये क्या हो गया आपका, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी। इसमें आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका कांच होता है, सबसे बढ़िया कांच होता है। सबसे बढ़िया पारदर्शी माध्यम क्या होता है, कांच। हम अपने चश्मे में इस्तेमाल करते हैं, बाइक में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास 4 व्हीलर्स होते हैं, आगे वाले ग्लास में इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है आपका कांच। क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम इस पार से उस पार बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अपारदर्शी में आप सिंपल भाषा में कहें तो एग्जाम्पल लकड़ी है आपका, ठीक। अल्प पारदर्शी में आप घिसा हुआ शीशा कह सकते हैं, घिसा हुआ कांच कह सकते हैं।
और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। यहाँ बस आप इतना जानिए एक पारदर्शी हम किसको कहते हैं, जिसमें आर पार करके चला जाता है। प्रकाश किरण, जिसमें प्रकाश किरण आर पार करके नहीं जा सकता, अपारदर्शी। जिसमें कुछ जाता है कुछ नहीं जाता है, अल्प पारदर्शी। ठीक, चलिए अब हम इन दोनों चीज़ों से हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब दर्पण को समझना है तो पारदर्शी माध्यम को समझना होगा। तो दिमाग में अपने ये सेट करना होगा कि हमारे पास पारदर्शी माध्यम जो सबसे बढ़िया वाला पारदर्शी माध्यम होता है वो होता है कांच। कांच ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम इस पार से उस पार बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक, हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा कांच के बारे में समझते हैं। कांच की आकृति कैसी हो सकती है और उसका आकार कैसा हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपका दर्पण जो होता है उसी को बांटा गया है। अब सपोज करिए जैसे भी हमारा कोई भी कांच है, कांच को हम कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पारदर्शी माध्यम। ठीक, कांच को हम क्या कह सकते हैं? पारदर्शी माध्यम, यानी इस पार से उस पार हम क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं। अब हमारा जो पारदर्शी माध्यम है, इसी पारदर्शी माध्यम का सपोज करिए हमारे पास ये एक कॉपी है। ठीक, हम मान लेते हैं कि इस कॉपी से हमको इस पार से उस पार दिखाई देता है, हम उधर की चीजों को देख पाते हैं। ठीक, अब ये अगर पारदर्शी माध्यम है तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक साइड पेंट कर देते हैं, जिसको हम हिंदी में कलई कहते हैं, और लेड ऑक्साइड से किया जाता है। आपने घर पे कांच देखा होगा, जो शीशा जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, दर्पण जो होता है, उसको आप कभी खोल के देखेंगे तो पीछे तरफ क्या होता है, पेंटेड होता है रेड कलर में। लेड ऑक्साइड से क्या होता है, वो पेंटेड होता है। और वो पेंटेड आप देखेंगे जहां छूट जाता है वहां हम इस पार से उस पार देख पाते हैं, जहां तक पेंटेड रहता है वहां तक हमको वस्तुएं उस पार दिखाई नहीं देती हैं। ये होता है आपका पारदर्शी माध्यम। अब इसी पारदर्शी माध्यम के अगर हम एक सतह इसको लें और दूसरी वाली सतह क्या लें, इसको लें, अगर वो पारदर्शी माध्यम है तो दो सतह उसमें जरूर होंगे। इसी पारदर्शी माध्यम की अगर एक सतह को हम लोग क्या कर दें, पेंट कर दें, कलई कर दें या पॉलिश कर दें कहें, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह को, या पीछे वाले या फिर आगे वाले, हम जिसको भी कहें, एक सतह को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो वो जो हमारा पारदर्शी माध्यम है अब वो क्या बन जाता है, अब वो बन जाता है पारदर्शी माध्यम हमारा दर्पण। जैसे सपोज करिए कि ये आपके पास एक क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक, हमने क्या करा, इसके इस वाले भाग को क्या कर दिया, कलई कर दिया। क्या कर दिया, इसको कलई कर दिया। जब ये कलई कर दिया गया तो यहां से जो लाइट आएगी ये इसको पार करके नहीं जा पाएगी, वो क्या करेगी, वापस आ जाएगी। क्या करेगी, लाइट यहां से आएगी जो वापस आ जाएगी। यानी जब ये पारदर्शी माध्यम हमारा, पारदर्शी माध्यम के जैसे ही हम एक भाग को कलई करते हैं, ये पारदर्शी माध्यम का नाम हमारा बदल जाता है। ये तुरंत क्या कह दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण, जिसकी अंग्रेजी आप समझ लीजिए क्या होती है, मिरर। यानी अगर कोई सिंपल ये कहे दर्पण क्या होता है, तो दर्पण हम एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि यदि हम किसी पारदर्शी माध्यम के एक भाग को या एक सिरे को कलई कर दें तो वह पारदर्शी माध्यम हमारा दर्पण कहलाता है। फिर से सुनिए एक बार, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें से हम इस पार से उस पार क्या करते हैं, देख सकते हैं। पारदर्शी माध्यम का जो सबसे उचित उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, वो आपका क्या होता है, कांच होता है। या हम ये कहें कि सिंपल अगर हम लोग दर्पण को समझने के लिए अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं कि यदि हम किसी पारदर्शी माध्यम के एक सिरे को कलई कर दें, पेंट कर दें या पॉलिश कर दें, तो वो जो हमारा पारदर्शी माध्यम होता है वो क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। यानी इसको अगर हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे, ध्यान से समझिए, और इसको आप भी नोट करते रहिए, पेन और कॉपी लेके क्या हो जाइए, नोट कर लीजिए इसको। ध्यान से सुनिएगा, दर्पण को हम क्या कहेंगे, यदि
हम किसी पारदर्शी माध्यम के एक सिरे को या इसको आप क्या कह सकते हैं, सतह को, यहां भी आप सतह जोड़ सकते हैं, एक सतह को कलई कर दें, इसको आप पॉलिश भी कह सकते हैं, पॉलिश कर दें तो वह पारदर्शी माध्यम दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दर्पण कहलाता है। ठीक, यानी सिंपल हम कहें, हम दर्पण को अब बता सकते हैं कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह को हम कलई कर दें या एक भाग को हम क्या करें, कलई कर दें, तो वह पारदर्शी माध्यम आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब ये डिपेंड आपका ये करता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमारे पास वो जो पारदर्शी माध्यम है, वो पारदर्शी माध्यम हमारा किस आकार का है। वो गोलाकार भी हो सकता है पारदर्शी माध्यम आपका, वो आपका पारदर्शी माध्यम जो है वो प्लेन भी हो सकता है, यानी समतल भी हो सकता है। यानी पारदर्शी माध्यम जिस आकृति का है उस आकृति के अनुसार भी हम क्या करते हैं, दर्पण को बना सकते हैं। सपोज करिए जैसे आपके पास क्या है, एक आपका पारदर्शी माध्यम एकदम समतल है इस टाइप का, एक पारदर्शी माध्यम आपका क्या है, ऐसे गोलाकार है। ठीक बात, ठीक से नहीं बना पड़ा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पारदर्शी माध्यम आपका क्या है, ऐसे गोलाकार है। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, यानी ये क्या है आपका, समतल है, और ये क्या है आपका, गोलाकार है, गोलाकार है। ठीक, दोनों के दोनों पारदर्शी माध्यम, और दोनों ही हम कह सकते हैं किसके हैं, कांच के हैं। ये भी कांच का और ये भी कांच का। हम क्या करें कि अब हम एक सतह को क्या करना चाहते हैं, कलई करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं। हमने क्या करा, इसके एक भाग को क्या कर दिया, ऐसे पेंट कर दिया। ठीक, एक भाग को हमने क्या करा, ऐसे इसको पेंट कर दिया। अब बन गया आपका क्या, दर्पण। यहां से अगर हम पेंट करने की बात करें, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, या हम बना भी सकते हैं। हम क्या करें, इस गोली, जैसे इस गोला जो था हमारा, हम यहां से इसको ऐसे कट कर दिए। जैसे हम उसको कट करते हैं तो हमको देखने को ये मिलता है कि उस कांच का एक भाग हमको ऐसे मिल जाता है। ठीक, जब ये इस भाग का ऐसे मिल जाता है, आप समझ सकते हैं ऐसे मिलेगा आपका, ये इस टाइप से ऐसे गोला आपका जाएगा, ऐसे करके इतना आप कट कर देंगे तो इतना ऐसे क्या होगा, ये निकल जाएगा। इसी चीज को हम इधर से भी कट कर सकते हैं। जब हम इधर से कट करेंगे तो देखेंगे आपका ये ऐसे निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये क्या करेगा, ऐसे निकल के आएगा। ठीक, जब ये ऐसे निकल के आएगा तो हम देखते हैं कि ये जो है आपका, ये यहां पे आपका एकदम सीधा था, ये सीधा नहीं है। ठीक, ये आपका भी सीधा नहीं है, यानी इसमें हम चाहे इधर पेंट करें चाहे इधर पेंट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें हम पेंट करते हैं जब हम उस गोले से दो आकृति को काट के बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद जब हम इसको कलई करते हैं तो इसमें फर्क पड़ जाता है। जैसे हम क्या करें, इस वाले को उभरे हुए भाग को हम क्या कर दिए, ऐसे पेंट कर दिए। यानी हम उभरे हुए भाग को पेंट कर सकते हैं और दबे हुए भाग को भी पेंट कर सकते हैं। जब हम उभरे हुए भाग को पेंट कर दिए तब भी हमारा क्या बन गया, दर्पण। ये हम क्या करें, यहां हम दबे हुए भाग को पेंट कर दें। ठीक, यानी जब हम उभरे हुए भाग को पेंट किए तब भी दर्पण, दबे हुए भाग को तब भी दर्पण, और यहां पर हम लोग प्लेन वाले को एक सतह को पेंट कर दिए तब भी दर्पण, क्योंकि हमने कहा किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक सतह को पेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ठीक, अब ये जो आपका पारदर्शी समतल है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आप पेंट किए हैं इसको हम कहते हैं कलई वाला भाग, पेंटेड सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे, कलई वाला भाग, और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ।
या फिर परावर्तक तल भी बोलते हैं। यहां आप देखेंगे तो ये होता है आपका परावर्तक पृष्ठ, सॉरी ये आपका कलाई वाला भाग हो जाएगा क्योंकि आपने इधर पेंट किया हुआ है। ये आपका हो जाएगा कलाई वाला भाग और ये आपका क्या हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। ठीक, यहां पे आपका क्या हो जाएगा कलाई वाला भाग, ये आपका हो जाएगा कलाई वाला भाग, ये आपका क्या हो जाएगा परावर्तक तल। तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि कलाई वाला भाग हम किसको कहते हैं, जिसको हम पेंट करते हैं। बाकी जिधर लाइट आके जिधर पेंट करेंगे लाइट उधर तो आएगी नहीं, बाकी दूसरा वाला सरफेस जो बचता है वो सरफेस हमारा कहलाता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अगर हम इन तीनों चीजों को देखें, तीनों दर्पण को देखें, हमने 3 दर्पण बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया और यहां बनाया। इस 3 दर्पण में अगर हमने देखा, यहां पर हमारा पारदर्शी माध्यम क्या था, समतल था। यहां पर दोनों है, ये दोनों पारदर्शी माध्यम हमारे किससे आए हैं, गोलाकार पारदर्शी माध्यम से आए हैं। ठीक, तो जब हम समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब हम समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई करते हैं तब जो दर्पण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और देखिएगा जब हम, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। ये आपका हो जाएगा समतल दर्पण। और गोलीय पृष्ठ के अगर हम लोग भाग को एक कलई करते हैं, ये जो दोनों दर्पण आपके कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे गोलीय दर्पण। क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण। ध्यान से समझिए, यानी दर्पण जो होता है हमारा किसी पारदर्शी माध्यम के एक सिरे या एक पृष्ठ को कलई करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा दर्पण कहलाता है। लेकिन उसके अंदर आप देखिए कि जब हम किसी समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई करते हैं तब हमको समतल दर्पण प्राप्त होता है, और जब हम गोलीय पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई करते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। ठीक, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हो गए आपके क्या, दर्पण। यानी कहा जाए तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पष्ट आप बता सकते हैं कि दर्पण जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्या बता सकते हैं आप, दर्पण हमारे कितने प्रकार के, दर्पण हो गए आपके 2 प्रकार के। नोट कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए, अगर हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, दर्पण के प्रकार। ठीक, लिखेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, समतल दर्पण। पहला आपका क्या है, समतल दर्पण, और दूसरा आपका क्या है, गोलीय दर्पण। यह आपका क्या है, गोलीय दर्पण। इसकी इंग्लिश होती है आपकी प्लेन मिरर, और इसकी क्या हो जाएगी आपकी, स्फेरिकल मिरर। ये होती है स्फेरिकल मिरर। ठीक, समतल दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, बताए हम, यदि किसी समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया जाए तब जो प्राप्त हमारा दर्पण होता है वो समतल दर्पण कहलाता है, और गोलीय पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया जाए तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण में आप एक लाइन लिख सकते हैं, यदि समतल पारदर्शी माध्यम, समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया जाए, एक पृष्ठ को कलई किया जाए तो समतल दर्पण प्राप्त होता है।
तो समतल दर्पण प्राप्त होता है। यही चीज अगर आप गोलीय दर्पण में कहेंगे तो गोलीय दर्पण में आप क्या कह सकते हैं, यदि किसी गोलीय पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, फिगर हमने पीछे ड्रॉ करके दिखा दिया था, आप उसमें बैक करके देख सकते हैं। ये हो गया आपका समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक, अब हम इस समतल दर्पण और गोलीय दर्पण जो होता है आपका, इसका अलग अलग आप क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें से समतल दर्पण तो आप में बहुत छोटा सा है, लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है आपका, इसका बहुत डिटेल है, जिसको आप क्या करेंगे, समतल दर्पण पढ़ने के बाद फिर आपको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको गोलीय दर्पण क्या होता है बता दिया गया, गोलीय दर्पण के प्रकार बताया जाएगा, उससे संबंधित कैसे उसमें इमेज बनता है, कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा आप और बचा हुआ है समतल दर्पण। समतल दर्पण को आपने सीख लिया। समतल दर्पण होता क्या है, यदि किसी समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई किया जाए तो समतल दर्पण क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, अब समतल दर्पण का फिगर अगर आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है, समतल दर्पण का फिगर आपका कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे ये आपका क्या हो गया, समतल पारदर्शी माध्यम होगा, इसको आप क्या कर दिए, पेंट कर दिए, अब क्या हो गया आपका ये समतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण क्या हुआ कि किसी पारदर्शी माध्यम, समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका समतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा आपका कलई वाला भाग, ये कहलाएगा आपका कलई वाला भाग, और ये क्या कहलाएगा आपका परावर्तक तल। ठीक, अगला जो है आपका, इस समतल दर्पण के कितने गुण होते हैं, बस लास्ट यही है आपका, थोड़ा देखिएगा। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण समझिएगा इस बात को। प्रॉपर्टीज ऑफ, जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है, आप देखिए कि क्या होती है। जैसे हम अपने घर पे जो आईना यूज करते हैं, जो इस्तेमाल में लाया जाता है अपना फेस देखने के लिए, वो आपका समतल दर्पण होता है, न कि गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है आपका समतल दर्पण। आप अब समझिए उस बात को, और उस समतल दर्पण में जब आप देखते हैं, यानी उस आईने में जब आप देखते हैं, तो जितनी चीजें आपको सही सही चीजें देखने को मिलती हैं, वही समतल दर्पण की क्या कहलाती हैं, गुण कहलाती हैं। पहली चीज आप उसमें क्या देखते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा बनता है, यानी हम जैसे होते हैं वैसे क्या होता है, दिखता है उसमें। ठीक, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब, यानी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। सदैव क्या बनता है, सीधा। और जानिएगा सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। अब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा और आभासी। ठीक, दूसरी चीज आप लोग क्या कह सकते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सॉरी प्रतिबिंब से जो प्राप्त साइज होती है उसका आकार, यानी अगर दर्पण के सामने हम किसी 2 मीटर की वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारी कितने मीटर की बनेगी, 2 मीटर लंबाई की ही बनेगी। यानी समतल दर्पण से प्राप्त वस्तु प्रतिबिंब का आकार,
समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होती है, सदैव वस्तु के बराबर होती है। ये आप महसूस किए होंगे सारी चीज। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझिएगा। जैसे अगर हमको किसी दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो, जैसे हम इतने बड़े से हैं, अगर हम ये चाहें कि हमारे पास ऐसा दर्पण हो, ऐसा आईना हो कि हम उसमें पूरी तरह से दिखाई दे, मतलब हमारी पूरी बॉडी उसमें दिखाई दे, तो वो दर्पण कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए। यानी जब भी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की साइज जो होनी चाहिए, उसका आकार जो होना चाहिए, वस्तु के आकार का हमेशा कम से कम आधा हो। यानी अगर हम 6 फीट के हैं तो दर्पण, अगर हम चाहते हैं कि हम दर्पण में पूरी तरह से दिखाई दें, तो जरूर ही वो हमारा जो दर्पण होना चाहिए वो कम से कम 3 फीट का होना ही चाहिए। हमको 4 मीटर की वस्तु को अगर पूरी तरह से देखना है तो हमको कम से कम 2 मीटर बड़ा प्रतिबिंब लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा कांच लगा दे और चाहे तो आप पूरी हाथी को उसमें देखना चाहें तो नहीं देख सकते। उसके आकार का आधी दर्पण आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ध्यान से समझिए, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार सदैव वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। बात क्लियर? अगर 3 फीट की वस्तु को देखनी है तो दर्पण कम से कम 1.5 फीट यानी 1.5 फीट का होना ही चाहिए। नंबर 3 जो 4 प्रॉपर्टी है आपकी, उस पर आप ध्यान देंगे तो 4th प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ये है कि आपने एक चीज महसूस किया होगा कि जैसे अगर कोई दर्पण रखा हुआ है, जब आप उसके सामने आते हैं तो आप जब उसके पास जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इमेज भी हमारे पास आ रहा है। आप जब उससे दूर जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है वो इमेज भी हमसे दूर जा रहा है। यानी कहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि उस दर्पण से जितना दूरी पर हम खड़े हैं वो प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बना हुआ है। यानी कंक्लूजन ये निकलता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये आपकी अगली पॉइंट है। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव बराबर होती है। सदैव क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, एक लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है नंबर 5 प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत होती हैं लेकिन आपके लेवल तक इतना जानना बहुत जरूरी है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहते हैं ये आप जब गोली दर्पण पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। एक प्रॉपर्टी और छोटी सी आप ध्यान दीजिए, नंबर 6। नंबर 6 आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपका ये दर्पण रखा हुआ है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? यहां पर बनता है। ठीक, ये
दर्पण है, इसके सामने कोई आदमी है, इसका प्रतिबिंब यहां बनता है। यहां से दर्पण को मिलाने वाली रेखा और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो दोनों होती है, यानी दर्पण को मिलाने वाली रेखा और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो सदैव दर्पण की सतह के लंबवत होती है। ठीक, नोट कर लेते हैं इसको। लिखेंगे वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा सदैव दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल की सतह के सदैव लंबवत होती है, सदैव लंबवत होती है। ठीक, यहाँ से आपने देखा जैसा कि हमने फिगर में बनाया हुआ है, हमारे पास प्रतिबिंब के आगे आप देख रहे हैं दर्पण के सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे हम मान लेते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। इसके पहले वाला जो आपका नंबर 4 था, दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी अगर ये 4 फीट का है तो ये भी कितने दूरी पर खड़ा होगा, 4 फीट पर। ऐसा हमको क्या होता है, आभास होता है, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब जस्ट आप गोल्डी दर्पण पढ़ने लगेंगे तो क्लियर से आपको बताया जाएगा। और ये जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये क्या है, दर्पण से देख रहे हैं आप, यहाँ पे वस्तु है, दर्पण से ये प्रतिबिंब है। यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, वस्तु है, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा है ये सदैव परावर्तक तल या हम कहें कलाई की वाले भाग के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो इस तरह से आपने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। अब उस प्रकार में से आपने समतल दर्पण के बारे में डिटेल पढ़ा। समतल दर्पण वह पारदर्शी माध्यम होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी समतल पारदर्शी माध्यम के अगर एक पृष्ठ को हम लोग कलई कर देते तो हमको समतल दर्पण प्राप्त होता है। उसके हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण में सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, समतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, उसमें हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, अगर किसी वस्तु का हमको पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। पांचवा आपने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। नंबर 6 आपने क्या पढ़ा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो हमेशा परावर्तक तल के या फिर हम ये कहें कि दर्पण की सतह के लंबवत होती है। ये रहा आपका समतल दर्पण। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको गोली दर्पण के बारे में डिटेल से बताएंगे। थैंक यू।